नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं अजय दुबे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए वह एस्ट्रोनॉमी का अगला पार्ट है हमारा। सन यानी कि सूर्य के बारे में जानेंगे और इससे पहले हम जान चुके हैं सौरमंडल के बारे में कंप्लीट तरीके से। आज जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम किसकी, सौर परिवार के मुखिया के बारे में, सूर्य के बारे में। ठीक है, तो आज जो सूर्य के बारे में हम जो बात करेंगे तो इसको आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो उनको एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सूर्य की जो संरचना है वो किस तरीके से बनी है, इसकी संरचना की बात करेंगे, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस तरीके से सन की स्ट्रक्चर बनी है। दूसरी बात है, जैसे ही हम संरचना को जान जाएंगे उसके बाद में जानेंगे कि सन में जो एनर्जी निकलती है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम इसमें जानेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी सीख चुके होंगे उसके बाद में ये देखेंगे कि सूर्य की जो संरचना है वो संरचना कितनी परतों में विभाजित है, अर्थात सूर्य की लेयर के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य की कौन कौन सी लेयर हैं, इन लेयर्स की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और इन लेयर्स में कौन कौन सी क्रिया विधि या गतिविधियां घटित होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, लेयर्स ऑफ सन। ठीक है, जब हम लेयर्स ऑफ सन जान चुके होंगे तब हम जानेंगे कि इन तीन परतों के बाद में जो हमें पृथ्वी से सूर्य का भाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों फोटोस्फीयर। फिर हमें फोटोस्फीयर के बारे में जानना है और जब हम फोटोस्फीयर के बारे में जान चुके होंगे इसके बाद में जानेंगे क्रोमोस्फीयर के बारे में। तो क्रोमोस्फीयर जो यहाँ है वो क्या है, सूर्य का अपना वायुमंडल है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये याद रखना कि हम इस टॉपिक में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। और जब हम क्रोमोस्फीयर के बारे में जान जाएंगे तब हम क्या जानेंगे कि ये जो मैग्नेटिक आर्क है ये क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, छठा पॉइंट रहेगा हमारा मैग्नेटिक आर्क का। इसके बाद में जैसे ही हम मैग्नेटिक आर्क समझेंगे फिर देखेंगे कि सूर्य की जो बाहरी लेयर्स है या सूर्य में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो वो क्या किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। तो सन की भी कुछ सेल्स हैं, उनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तो सन की सेल्स के बारे में जानेंगे और सन की जैसे ही हम सेल्स के बारे में जानेंगे तो एक शब्द आता है कूलर पैच या सन स्पॉट, इसको सन स्पॉट भी कहा जाता है। मैं भी हिंदी नाम भी लिख दूंगा इनके यहाँ, घबराने की बात नहीं है। जैसे ही हम सन स्पॉट जानेंगे तो सन स्पॉट के बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा सन स्पॉट साइकिल, यानी कि सौर कलंक चक्र। ठीक है, और सबसे अंत में जो हमारा इसका बिंदु रहेगा वो रहेगा कोरोना। तो यहाँ जो मैंने कोरोना नाम मेंशन किया है इसको ये मत समझना कि वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि इस कोरोना ने क्या किया, पूरे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। लेकिन इससे ऐसा नहीं होता, इससे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होगी, इससे क्या होगा, सूर्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं इनके हिंदी नाम लिख देता हूँ। तो स्ट्रक्चर यानी कि सूर्य की संरचना, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे मित्रों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम सूर्य के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तब तक हम बहुत से सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी कि सूर्य की परतें, मैंने यहाँ दोनों लैंग्वेज इसलिए यूज किए हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम ना रहे, वो भी इसको समझ जाएं। और फोटोस्फीयर को यहाँ बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, जब हम प्रकाश मंडल समझ चुके होंगे तो सूर्य के वायुमंडल के बारे में जानेंगे। क्रोमोस्फीयर क्या है, सूर्य का वायुमंडल है। ठीक है,
मैग्नेटिक आर्क, इसको बोलते हैं चुंबकीय चाप, कि चुंबकीय चाप क्या होता है, और इसे हिंदी में बोलते हैं सौर कलंक या सौर धब्बा। ये नाम आपने सुना होगा कई बार कि सौर कलंक क्या है, सौर धब्बा क्या है। फिर सन स्पॉट साइकिल जानेंगे, यानी कि सौर कलंक चक्र क्या होता है, कितने वर्ष का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में है कोरोना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक से संबंधित पूरा सिनॉप्सिस कि इस टॉपिक में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की, कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना है। ये आपको सन का जो चित्र है वो दिख रहा होगा। देखिए, हमारा जो रियल सन है वो हमें कैसे दिखाई देता है, इस तरीके से, ठीक है, गोल गोल और पीला पीला। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा सन। लेकिन हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं, तब हमें इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो ये जो पार्ट है मैंने कैसे निकाल लिया है, यहाँ पर इस तरीके से इसको काट के बाहर निकाल लिया है और ऐसे लेयर्स में इसको डिवाइड करके इसकी परतों को बांटा है। ठीक है, तो हम ये अलग से कोई चित्र नहीं है, अलग से कोई इमेज नहीं है, हमने सूर्य के केवल एक पार्ट को निकाल के उसका क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत सी पुस्तकों में सूर्य के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इनको मेंशन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर आप इनको नोट करते जाना, और जहाँ तक हो सके कोशिश करना कि मेरे साथ साथ ही आप इनको नोट करते जाएं, तो समय भी बचेगा आपका और जो भी मैं बोलूँगा उनको आप अच्छे से सुन भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहला जो हमारा पॉइंट था संरचना का, इसकी स्ट्रक्चर का, कि सूर्य की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनी है। तो देखिए, सूर्य की स्ट्रक्चर 3 परतों में विभाजित है, यानी कि सूर्य की जो संरचना है, आंतरिक संरचना है, वो क्या है, कितने परतों में विभाजित है, 3 परतों में विभाजित है। जिसकी सबसे अंदर की जो परत है, सबसे निचली जो परत है, उसको हम कहते हैं कोर, और कोर के बाद में दूसरी जो परत है, मैं यहाँ डायरेक्ट ही परत वाले टॉपिक पे आ जाता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ समझते हैं। ये तो हो गई कोर। कोर को हम हिंदी में नाभिक भी बोल सकते हैं, क्रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो लेयर आती है इसकी, इसे बोलते हैं रेडिएटिव जोन, अर्थात विकिरण पेटी। और सबसे मध्य की, यानी कि ऊपर की, इससे ऊपर की रेडियो पेटी से जो ऊपर की परत है उसे बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, अर्थात संवहन क्षेत्र या संवहन पेटी। और सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये वही वाला पार्ट है, ये क्या है, फोटोस्फीयर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश मंडल। तो ये तो बात हो गई इसकी संरचना की। इसके बाद में अगर हमने इसका अध्ययन किया, ऐसे स्टडी के लिए बाहर निकाला है, तो इसके भी 2 पार्ट होंगे, यानी कि इसका उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। तो ये हो गया इसका क्या, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अगर हम पूरे सूर्य की बात करते, मैं अगर पूरे सूर्य को लेता तब मैं क्या लेता, सूर्य का व्यास बताता। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मेंशन कर रखा है क्या है, कि ये सूर्य की रेडियस कितनी है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक का जो सूर्य का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है। तो इसको आप, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा नोट कर लेना कि सूर्य की जो रेडियस है वो है 6,96,000 किलोमीटर। ठीक है, तो सूर्य की त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ, 6,96,000 किलोमीटर। अब ये क्या है, सबसे निचली पर जो तीनों को मिला रही है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर लाइन। अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट था उसमें क्या था, संरचना हो गई हमारी कि इसकी संरचना कैसे बनी है। अब दूसरी बात आती है सोर्स ऑफ एनर्जी की,
कि सूर्य की जो एनर्जी है उसका, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हम इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखिए पहली चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि सूर्य की जो संरचना बनी है वो कितनी गैसों से मिलकर बनी है, 2 गैसों से मिलकर के बनी है। वो 2 गैसें कौन कौन सी हैं हमारी, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना, एक तो हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ये पूछ लेता है कई बार बेसिक से, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर का मूड सही होता है, वो बहुत आसान सवाल देता है। ठीक है, लेकिन जैसे उसका मूड खराब हो जाएगा वो क्या देगा, सवाल का लेवल थोड़ा सा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि सूर्य की जो संरचना है वो कितनी गैसों से मिलकर बनी है, 2 गैसों से मिलकर बनी है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और एक तारा है तो इसमें अपना स्वयं का क्या होगा, प्रकाश होगा, और प्रकाश होगा तो वो कैसे होगा, यानी कि उस प्रकाश का, उस ऊर्जा का, उस ऊष्मा का कोई ना कोई स्रोत होगा, सोर्स होगा। आज हम उसी सोर्स के बारे में जानेंगे इसमें कि सूर्य में जो प्रकाश है वो कैसे बनता है। तो देखिए इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हीलियम में हाइड्रोजन के कन्वर्टेशन को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होगी, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं लोअर एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम हैं, जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, पुलिस हुआ, पटवार हुआ, कई बार पीसीएस के एग्जामों में भी प्री में पूछ लेता है, आरएएस में भी प्री में पूछ लेता है कि हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी, कहाँ कन्वर्ट होती है, अब हमें बात समझनी है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हीलियम में इन 3 परतों में से कहाँ पर जाके परिवर्तित होगी। तो देखिए जो कोर है, इस कोर में हाइड्रोजन क्या होती है, हीलियम में परिवर्तित होगी, और जैसे ही हीलियम में परिवर्तित होगी तो ये क्या, इसकी एक चमक आ जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, लाइट कहते हैं। लाइट के बारे में विस्तार से फिजिक्स वाले सर आपके उसमें बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, आप उसको भी अच्छे तरीके से वीडियो को देखना। अपने आप में एक स्टार फैकल्टी है, मानवीय फैकल्टी हैं। तो यहाँ हम लाइट के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक किसका है, फिजिक्स का टॉपिक है। आपको अगर इसके बारे में बहुत विस्तार से समझना है लाइट के बारे में, तो भागचंद सर की आप किसकी क्लास देख सकते हैं, फिजिक्स की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये बात हो गई। अब बात आती है कि ये ऊर्जा का स्रोत हो गया, लेकिन सूर्य की 2 परतें हैं, एक तो ये परत हो गई आंतरिक परत और एक बाहरी परत। यानी कि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो इसकी 2 मेन परतें होंगी, कौन कौन सी। तो देखो अब ये कोर है, एक तो मैं इसको आंतरिक परत में विभाजित कर देता हूं और एक बाहरी परत में। ये तो हो गई आंतरिक परत, इंटरनल लेयर, एक हो गई आउटर लेयर यानी कि बाहरी परत। तो जो आंतरिक परत है वो आंतरिक परत हमारी कौन सी है, कोर है। ठीक है, तो यहां मेंशन कर रहा हूं आंतरिक परत कौन सी हो गई, कोर, और जो आउटर लेयर है, बाहरी परत है, वो कौन सी हो गई, फोटोस्फीयर। यानी कि प्रकाश मंडल। अब इन दोनों की बात करते हैं कि जो आंतरिक परत है, अगर इसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, इसको नाभिक भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि कोर को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, और इसको प्रकाश मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कोर है, तो कोर का तापमान कितना होता है, सबसे बड़ी बात हमें यही समझनी है, क्योंकि हीलियम का, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कोर के अंदर होता है। जब यहाँ
हाइड्रोजन हीलियम में ज़्यादा परिवर्तित होगी तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, और एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो यहाँ का तापमान भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि कई बार ये भी पूछ लेता है कि बताइए कोर का अधिकतम तापमान कितना होता है। तो इसका जो अधिकतम तापमान होगा वो होगा 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बात एक ही है, या मैंने हिंदी में लिख दिया है, हाँ इंग्लिश में लिख दिया, गुलामी वाली भाषा में लिख दिया। ठीक है, तो कई लोग बुरा मान जाते हैं, जैसे इंग्लिश को गुलामी वाली भाषा बोलते हैं वो बुरा मान जाते हैं कि सर इंग्लिश गुलामी वाली भाषा कैसे हुई, क्योंकि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं हम हिंदी को, या हिंदी बोलने वालों की जो संख्या ज़्यादा है हम उनको बड़ी इक्कारत की नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बहुत अच्छा नहीं जानता हो, वो भी अपने आप में कोई ना कोई क्वालिटी रखता होगा। ठीक, तो यहाँ मैं दोनों ही लैंग्वेज में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे क्या है कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उनको थोड़ी सी हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है। वो अपने दैनिक जीवन में तो हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब स्टडी के लेवल पर बात आती है तो वो हिंदी बहुत कम समझते हैं, लेकिन उनका मीन्स बहुत कम समझ पाते हैं, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए हैं। तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कोर का टेम्परेचर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे हम कोर से बाहर की ओर जाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, कैसे, ऐसे, और जैसे ही ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ से रेडिएटिव जोन में आएगी तब कुछ और क्रियाएं होंगी, रेडिएटिव जोन से वो कन्वेक्टिव जोन में आएंगी तब और क्रियाएं होंगी, कन्वेक्टिव जोन से वो बाहर की सतह पर जब आ जाएगी तब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कितना कम होगा। तो प्रकाश मंडल यानी कि जो फोटोस्फीयर जो लेयर है इसका जो मैक्सिमम तापमान है वो कितना हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो कितना है इसके कोर का टेम्परेचर, वो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी एनर्जी ऑफ सोर्स की। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बताइए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हम लोग ये तो बता देते हैं कि पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत क्या है या ग्रहों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो तो हम सीधे सीधे तौर पर बता देते हैं कि सूर्य है। लेकिन जब सूर्य की ही ऊर्जा का स्रोत पूछ लिया जाए तब क्या बताओगे, फंस गए, सर बताया ही नहीं। सर ने तो बताया लेकिन जानने की कोशिश ही नहीं की, बस इतना जान लिया कि हमारी ऊर्जा का स्रोत क्या है, बस हमें इतना ही जानना चाहिए। लेकिन जो हमें एनर्जी दे रहा है हमने उसकी ऊर्जा के स्रोत के बारे में भी तो जानना आवश्यक है ना। तो हमें यह जानना है कि सूर्य की जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन भी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो क्या देगा, कोर देगा। अगर कोर भी ऑप्शन में नहीं आए तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन देगा। कुछ भी दे सकता है तीनों में से, घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे अगर यही सवाल अगर सिविल सर्विस के एग्जाम में बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए एक बार सवाल को अच्छे से सुनना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना बड़ी मुश्किल बात होती है वहां पर, क्योंकि एक दो कथन तो में आते हैं और एक भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो मामला गड़बड़ है। इसलिए बहुत अच्छे से समझना, आप ध्यान लगा के समझना इसको। तो देखिए कथन क्या है, जैसे मान लो पहला कथन ये है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। दूसरा कथन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना है। और तीसरा स्रोत है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कोर है, नाभिक है उसका। अब पूछेगा कि बताइए निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। अब कंफ्यूज हो गए, यार सर ने तो बताया था नाभिकीय संलयन, इसमें तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन भी बता रहा है, कोर भी बता रहा है, तब हम इसका आंसर क्या लगाएंगे। तो देखिए जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, तीनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों सत्य हैं, बात एक भी गलत नहीं है। तो ये तो बात क्या होगी हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी की, किसकी, सन की। अब अगली बात आती है हमारी सन की लेयर्स के बारे में। बारी बारी से हम पढ़ते हैं कि सन की जो लेयर्स हैं इनमें क्या क्या होता है। तो कोर में तो ये हो ही गया, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन कहाँ होगा, कोर के अंदर होगा। तब इसकी जो बाहरी परत हैं यहाँ पर क्या पाई जाएगी, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा पाई जाएगी।
कैसे? क्योंकि जब ये यहाँ जो उपस्थित हाइड्रोजन है जब ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी जो बाहर की हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे क्या होगी, अंदर की ओर प्रवेश करेगी। अभी इसको भी जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन है, ठीक है। आंतरिक परत यानी कि नाभिक का टेम्परेचर कितना होगा, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहरी परत अर्थात फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये इतना तापमान है कि अगर हम नग्न आंखों से यहाँ से सूर्य को दिन में देखते हैं तो हम ज़्यादा देर तक सूर्य को देख नहीं पाते। तो सोचिए अंदर का टेम्परेचर कितना होगा, मिलियन में है ये, यानी कि 15 मिलियन का मतलब हो गया 150 लाख, ठीक है, सॉरी 150 लाख, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख से, तो 150 लाख यानी कि 1.5 करोड़ मिलियन सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो ये जो इसे प्रकाश मंडल इसलिए कहा गया क्योंकि इस वाले भाग को हम पृथ्वी से नग्न आंखों से देखते हैं, यानी कि सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, यानी कि सूर्य का जो पार्ट हमें ऊपर से दिखाई देता है या इसकी बाहरी परत जैसे जो हमें दिखाई देती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। मेरी इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो सन की लेयर्स हैं इनकी अपनी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए तो हम एक एक करके तीनों लेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहली हमारी जो लेयर है तो हम यहीं से उठाते हैं, कोर से। तो देखिए मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूं, हमारा तीसरा पॉइंट क्या आ गया, लेयर्स ऑफ सन, अर्थात सूर्य की परतें। तो इसमें तीनों परतों के एक बार नाम लिख देता हूं मैं ऊपर ही। एक तो कोर हो गई, एक हो गई रेडिएटिव जोन, दूसरी है, अगली आ गई हमारी कन्वेक्टिव जोन। अब इनको हिंदी में भी लिख लीजिए। ये कोर को हम बोलते हैं नाभिक, इसे बोलते हैं विकिरण पेटी, और कन्वेक्टिव जोन को बोलते हैं संवहन पेटी। तो देखिए जो कोर है, मैं अभी आपको बताया था कि इस कोर की पहली चर्चा करते हैं हम इसमें कोर की, नाभिक की अपने नाभिक की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। अभी आपने देखा कि एनर्जी ऑफ सोर्स में कि हाइड्रोजन जो है किस में कन्वर्ट होती है, इसमें हीलियम में कन्वर्ट होती है, और जब हीलियम में कन्वर्ट होगी तब इससे क्या उत्पन्न होगा, एनर्जी निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अब जब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जा चुका है कई बार सवाल, कि जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगी तो इसमें हाइड्रोजन गैस भारी होगी कि हीलियम गैस भारी होगी, सोच के बताइए। यानी कि जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा तो हीलियम की मात्रा कोर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ेगी तो ये कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। यानी कि हाइड्रोजन हल्की गैस है और हीलियम भारी गैस है, ठीक है। तो जैसे ये इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये कैसी गैस है, भारी है, और भारी कोई भी वस्तु हो, चाहे गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, अगर वो भारी है तो उसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो जब घनत्व अधिक हो जाएगा, डेंसिटी अधिक होगी। अब हमें ये देखना है, तो देखिए यहाँ इसको मेंशन करने का मेरा रीज़न ये था कि इसको मेंशन इसलिए किया गया है कि ये सवाल एक बार पूछा गया था कि हमारी कोर का आयतन शीशे से कितना गुना अधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक आयतन घनत्व किसका होगा, शीशे का होगा। देखो इसका घनत्व इतना होता है, अगर हम मान लें कि शीशे के 12 गुना अधिक घनत्व किसका होगा, हीलियम का होगा। कहाँ होगा, कोर में होगा। तो शीशे का 12 गुना घनत्व
किसका? हीलियम का। क्यों? क्योंकि ये भारी गैस है। भारी क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो इसका भार बढ़ जाता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी कोर की। अब हमें यहाँ दूसरा जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि यहाँ और कौन सी क्रिया विधि होती है। तो आपने दो किरणों के नाम सुने होंगे, एक है एक्स रेज और एक है गामा रेज। ठीक है, यानी कि एक्स किरणें और गामा किरणें। जब यहाँ एनर्जी बनती है तो यहीं पर क्या होता है? एक्स किरणों का और गामा किरणों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दूसरा मेन पॉइंट क्या आ जाएगा कि यहाँ एक्स किरणें व गामा किरणों का क्या होता है? निर्माण होता है। कब होता है निर्माण? जब इसमें संलयन की प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? हमारी कोर की, नाभिक की। नोट कीजिए जल्दी से इसको, और इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगली जो हमारी लेयर आती है वो आती है रेडिएटिव जोन। चलिए दूसरी है हमारी रेडिएटिव जोन, अर्थात विकिरण पेटी। ठीक है दोस्तों, अब देखो रेडिएटिव जोन में क्या होता है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक्स और गामा किरणों का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। अब ये जो गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, ये यहाँ से कहाँ जाएंगी? रेडिएटिव जोन में जाएंगी। ठीक है, और रेडिएटिव जोन में जाएंगी तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा कि एक्स रेज प्लस गामा रेज इस पेटी में आएंगी। ठीक है, और इस पेटी में आएंगी तो ये कहा जाता है कि एक्स और गामा रेज को यहाँ से और इसको पार करने में, यानी कि कोर के इस पॉइंट से लेकर के कन्वेक्टिव जोन के, रेडिएटिव जोन के इस पॉइंट तक आने में लगभग 1 मिलियन वर्ष का समय लगता है। यानी कि लगभग 10 लाख वर्ष का समय लगता है। किनको आने में? इनको आने में। कौन सी लेयर्स, कौन सी किरणें? एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, तो इनको इस पेटी को पार करने में लगभग कितना समय लग जाता है? 1 मिलियन वर्ष का समय लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेंशन कर लेना। ठीक है, दूसरी बात होती है कि यहाँ तक ये किरणें आ गई, अब इस एनर्जी को ले जाने वाले कुछ वाहक होंगे। ठीक है, तो इस जोन में फोटॉन्स का आपने नाम सुना होगा, उन फोटॉन्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो फोटॉन्स होते हैं वो एनर्जी के वाहक होते हैं, ऊर्जा के वाहक होते हैं। तो इस पेटी में क्या होगा? फोटॉन्स का निर्माण होगा। और यहीं से ये एनर्जी इनके ऊपर बैठ करके, वाहक का मतलब है ले जाने वाला। तो यहाँ बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि ये फोटॉन्स क्या करेंगे? अपने ऊपर हनुमान जी की तरह इनको बिठाएंगे और सूर्य से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो फोटॉन्स का निर्माण होता है और इनको क्या कहा जाता है? ऊर्जा का वाहक कहा जाता है, एनर्जी का वाहक कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। और दूसरी बात क्या थी कि एक्स और गामा किरणों को यहाँ से पार करने में कितना समय लगता है? ठीक है, अब देखो फिर क्या होता है कि यही जो एनर्जी है फोटॉन्स के माध्यम से बाहर आई, जब बाहर आएगी किससे होते हुए? कन्वेक्टिव जोन से। अब हमें बात किसकी करनी है? कन्वेक्टिव जोन की करनी है। सी कन्वेक्टिव जोन, यानी कि संवहन पेटी या संवहन क्षेत्र।
अब संवहन क्षेत्र में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी, ये वाली। ये आकृति क्या है, इसको कहा जाता है कि कन्वेक्टिव जोन जो है वो किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। तो एक बार मैं यहाँ भी बना देता हूँ। तो कन्वेक्टिव जोन में जो नीचे की तरफ की सेल्स हैं ये क्या होंगी, बड़ी होंगी और भारी होंगी। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे ये सेल्स क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, हल्की होती जाएंगी, क्योंकि बड़ी होगी तो भारी होगी, और जैसे ही हम ऊपर की ओर आए हल्की होकर के छोटी होकर के हल्की हो जाएंगे और इस टाइप की आकृति बन जाएगी। ये क्या है, ये बात नहीं समझे आप। तो अब दूसरी बात आती है कि मैंने अभी बताया था कि इसकी ऊपर की परत में या बाहर की परत में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। तो ये जो सेल्स हैं ये भी किसकी बनी होंगी, हाइड्रोजन की बनी होंगी। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इन सेल्स का काम क्या है, यानी कि ये क्या बनाया है सर आपने, ये समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या है। तो देखो, जब एनर्जी कोर से रेडिएटिव जोन हो, रेडिएटिव जोन से क्या होती है, कन्वेक्टिव जोन में आती है, तब क्या होता है कि कई बार ऊर्जा के, मैं यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऊर्जा जब निकलती है सूर्य से तो दो मोड में निकलती है। मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। वो दो मोड क्या है, एक तो नॉर्मल रूप में निकलती रहती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कोर में हाइड्रोजन क्या होती है, ज़्यादा हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन हीलियम में ज़्यादा परिवर्तित होगी तो एनर्जी भी क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। और जब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तब इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है, सोलर फ्लेयर बोला जाता है। यानी कि इसे क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं, FLARE, यानी कि सौर ऊर्जा ही बोलेंगे उसको, लेकिन बहुत भयंकर गति से निकलती है। इसको सौर ज्वाला भी हम हिंदी में एक शब्द दे सकते हैं, सौर ज्वाला। ठीक है। तो जब यहां से सौर ज्वाला निकलेगी तो ये अपने साथ में क्या ले जाएगी, एनर्जी को तो ले ही जा रही है, प्रकाश को तो ले जाएगी, लेकिन साथ में कुछ गैसों को सूर्य से बाहर निकालने का काम करती है। और जब कुछ गैसें बाहर निकलेंगी तो वो कहाँ आ जाती हैं, सूर्य के क्रोमोस्फीयर में, अर्थात उसके वायुमंडल में आ जाती हैं। कई बार कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो यहाँ से निकली और कहाँ चली गई, नॉर्थ पोल पर चली गई, मैग्नेटिक पोल पर चली गई। तो मैग्नेटिक पोल पर जब ये गैसें चली जाती हैं तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक चाप। ठीक है। तो ये जो आकृति है ये क्या है, मैग्नेटिक चाप की आकृति है। जहां से क्या निकलती है, सौर ज्वाला निकलती है, सोलर फ्लेयर निकलते हैं। और सोलर फ्लेयर में क्या निकलेंगे, एनर्जी और गैस निकलेगी। एनर्जी तो पृथ्वी तक यानी कि बाकी के खगोलीय पिंडों तक चली जाती है, लेकिन गैसें नहीं जाती हैं। ठीक है। गैसों को कौन रोक लेता है, ये मैग्नेटिक पोल अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब मैग्नेटिक पोल गैसों को आकर्षित कर लेगा तो यहाँ से और यहाँ तक जो आकृति बनेगी हम इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक आर्क कहेंगे, मैग्नेटिक चाप कहेंगे, यानी कि चुंबकीय चाप हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ गए होंगे। तो एक बात याद रखना कि कन्वेक्टिव जोन किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है। और ये सेल्स किसकी बनी होती है, हाइड्रोजन की बनी होती है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि कन्वेक्टिव जोन किसका बनेगा, सेल्स का। सेल किसकी बनेंगी, हाइड्रोजन की। या क्या होगा कि यहाँ से सौर ज्वाला निकलती है और सौर ज्वाला जब निकलेगी तो अपने साथ में क्या क्या ले जाती है, एनर्जी प्लस गैसें। एनर्जी तो बाकी के खगोलीय पिंडों तक चली जाती है और ये कहाँ चली जाती है, मैग्नेटिक पोल पर चली जाती है। तो ये बात हो गई हमारी लेयर्स की। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है फोटोस्फीयर, अर्थात प्रकाश मंडल का। नोट कीजिए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोस्फीयर अर्थात
प्रकाश मंडल। अभी मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है, फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है, यानी कि इस वाली लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी बात, फोटोस्फीयर कहते किसे हैं कि सूर्य का जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब सूर्य से, मान लो देखिए ये है आपका सूर्य और ये हो गई अर्थ, इस बात को हम एटमॉस्फेयर वाले में क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है। ये सन है और सन के बाद में ये हमारी अर्थ ले ली है हमने समझने के लिए, और सन और अर्थ के मध्य में क्या है, कुछ नहीं है, ना तो गैस है, ना ही द्रव है और ना ही ठोस है। अर्थात क्या है यहाँ, ये तो वायुमंडल की अगर बात करें कि नहीं सर, अर्थ को चारों तरफ से किसने घेर रखा है, वायुमंडल ने, एटमॉस्फेयर ने घेर रखा है, तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा विस्तारित नहीं है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर से लेकर के यहाँ तक की बात करते हैं तो ये क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात। और निर्वात है तो जब यहाँ से सूर्य की किरणें आएंगी, इसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि फिजिक्स वाले सर बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे लाइट के बारे में, रेज के बारे में, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। यहाँ हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इसका यूज करना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो निर्वात है तो एक चीज़ आती है, आपने फिजिक्स में पढ़ी भी होगी कि जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, निर्वात में होगी। ठीक है, तो निर्वात हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्रकाश आया है, जो सूर्य की किरणें आई हैं, इनको क्या कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश आता है इसको कहते हैं सूर्यताप। क्या कहते हैं, सूर्यताप, इंसोलेशन, आइसोलेशन, सॉरी, इंसोलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूर्यताप। तो ये जो सूर्यताप आ रहा है ये क्या अंदर से थोड़ी आया डायरेक्ट, यानी कि सूर्य के कोर से थोड़े ही आएगा, ये कहाँ से आएगा, इसके फोटोस्फीयर से आएगा। यानी कि सूर्य के फोटोस्फीयर से जो किरणें पृथ्वी तक आती हैं, जो रेज अर्थ तक आती हैं, उनको क्या कहा जाता है, सूर्यताप कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है। जिससे पृथ्वी को किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि पृथ्वी को प्रकाश की प्राप्ति किससे होती है, सूर्यताप से होती है। और सूर्यताप कहाँ से निकलता है, फोटोस्फीयर से निकलता है। तो इन सब का अपना अपना एक रिलेशन है। ठीक है, फोटोस्फीयर से निकलता है, ये बात आपको याद रहेगी। बस कुछ नहीं करना है कि इसमें 3-4 पॉइंट है। पहला क्या है, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, आंख बंद करके बताइए कि सूर्य का जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रकाश मंडल से जो रेज या जो किरणें पृथ्वी तक आती हैं उसे सूर्यताप कहा जाता है। और पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, यही सूर्यताप है। और इस सूर्यताप के ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्यताप का स्रोत क्या है, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। देखिए चीजें जुड़ती जा रही हैं एक दूसरे से, अगर जोड़ना चाहें तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रकाश मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्रोमोस्फीयर की, वायुमंडल की। और ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नोट कर लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ पा रहे होंगे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगर उसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हमारे जागृति क्लासेज का व्हाट्सएप नंबर है,
आप इस पर भी कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी आप हमसे अपने सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब तक आप हमसे सवाल नहीं करोगे, हमें कोई सजेशन नहीं दोगे, तो हम भी थोड़े से, हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको हो या वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने सुझाव भेजिए ताकि हमारी टेक्निकल टीम क्या कर सके, इसमें और सुधार कर सके, ठीक है। अब आता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या था? सूर्य का अपना वायुमंडल। इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो देखिए, सूर्य से जैसे ही एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी के साथ साथ क्या निकलती हैं, कुछ गैसें बाहर निकलती हैं। तो जब यहाँ से कुछ गैसें बाहर निकलेंगी तो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो उसके साथ में जो गैसें बाहर निकलेंगी, क्या वो गैसें अन्य खगोलीय पिंडों तक चली जाती हैं या ग्रहों तक चली जाती हैं? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ खगोलीय पिंडों तक या ग्रहों तक क्या जाती है? एनर्जी जाती है। जो गैसें होती हैं वो कहाँ रहती हैं? क्रोमोस्फीयर में रहती हैं, और क्रोमोस्फीयर में से फिर वापस वो कहाँ चली जाती हैं? सूर्य के अंदर चली जाती हैं। बस क्रोमोस्फीयर का इतना सा काम है, ठीक है। यानी कि एनर्जी के साथ जो गैसें बाहर निकलती हैं वो क्रोमोस्फीयर में रहती हैं, और क्रोमोस्फीयर से बाद में वो ठंडी होकर सूर्य के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अभी हम इसको जानेंगे कि ये क्या प्रोसेस है। तो क्रोमोस्फीयर इतना सही था, लेकिन हमको इसके बारे में यहाँ ये जानना है। तो देखो, अब थोड़ी सी फोटोस्फीयर, ये कौन सी लेयर है? फोटोस्फीयर, और ये क्रोमोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी कहाँ जाती है? क्रोमोस्फीयर में जाती है, ठीक है। अब अगली जो हम बात करते हैं इसके अंदर, वो ये करते हैं कि ये एनर्जी फोटोस्फीयर से कब तक क्रोमोस्फीयर में जाएगी। भाई, इसकी भी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा फोटोस्फीयर से एनर्जी किस में चलती जाएगी? क्रोमोस्फीयर में चलती जाएगी। तो देखिए, तो यहाँ यही प्रश्न बनता है कि फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में जो एनर्जी जाएगी ये कब तक जाएगी। तो इसका सीधा सा सवाल है कि जब तक कोर में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहेगा तब तक ये एनर्जी क्रोमोस्फीयर में जाती रहेगी, ठीक है। अब बात आती है, लेकिन चलिए मान लीजिए कोर में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, जिसे हम नाभिकीय संलयन कह रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो आएगी ना कि जब तक हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा तो ये एनर्जी क्रोमोस्फीयर में चली जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, तब हीलियम में कैसे परिवर्तित होगी? बात सवाल यहां भी तो आता है कि जब ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तब क्या होगा? अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर हाइड्रोजन कोर की समाप्त हो गई तब क्या होगा? कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा इसका कोर। यानी कि जब तक इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है ये ठीक है, लेकिन जैसे ही नाभिकीय संलयन बंद होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्टेशन बंद हो जाएगा, तो इसका कोर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ जाएगा तो इसका आकार कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान हो जाएगा पूरे सूर्य के द्रव्यमान का 1% मात्र। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मान लो अगर कोर का तापमान, कोर की हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, तब उस अवस्था में सूर्य का जो कोर है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अर्थात उसका आकार कितना हो जाएगा? तो उसका जो आकार है या उसका जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? सूर्य के द्रव्यमान का 1%। ठीक है। अब हमने जब तारों का जीवन चक्र पढ़ा था तो मैंने एक बात वहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई थी कि सूर्य एक तारा है, और वहाँ हमने तारों के जीवन चक्र के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो जब कोई भी तारा होता है तो देखिए, मान लो ये हमारी गैलेक्सी है, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, ये हो गई हमारी गैलेक्सी। ये इसकी दूसरी भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई।
तो तारों का निर्माण कैसे हुआ तो पहली चीज़ समझ लेते, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। ऐसे असंख्य तारे हमारे गैलेक्सी में हैं और उससे भी ज़्यादा अरबों तारे किस में हैं, हमारे ब्रह्मांड में हैं। अरबों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं। हमारी जो आकाश गंगा है वो कौन सी है, मंदाकिनी है। और मंदाकिनी में हमारा एक सौर मंडल है और सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। तो ऐसे कई मुखिया सौर ब्रह्मांड के अंतर्गत होंगे। तो ऐसे कई तारे होंगे जो सूर्य से लाख गुना बड़े भी हैं, व्यास में, आयतन में, द्रव्यमान में, सब में। तो यहां में ये देखना है कि तारे का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था। तो ये हमारी आकाश गंगा है, ये क्या कर रही है, अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। तो इसके अंतरिक्ष में जो गैसें होंगी, यानी कि इसके आसपास जो गैसें होंगी, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करने से वो क्या होंगी, आपस में टकराएंगी। और आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, एकत्रित होंगी। और जब वो आपस में एकत्रित होंगी तो ज़्यादा टकराएंगी, और ज़्यादा टकराएंगी तो उनमें क्या होगा, घर्षण होगा। और घर्षण होगा तो यहाँ किस तरीके के तारे का निर्माण हो जाएगा, भ्रूण तारे का निर्माण हो जाएगा, एम्ब्रायो स्टार का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो जब भ्रूण तारा बना था, मैंने बोला था कि ये तो अपने अक्ष पर रोटेट कर ही रही है, घूम रही है। तो धीरे धीरे मान लो ये तारा यहाँ बना तो ये तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन तारा तो वही है। लेकिन हमें प्रतीत कहाँ होगा, यहाँ पर कि तारा आगे बढ़ गया। लेकिन तारा आगे नहीं बढ़ा, क्या आगे बढ़ी, आकाश गंगा आगे बढ़ गई, गैलेक्सी आगे बढ़ गई। जब इसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा तब क्या होगा, मैंने एक बात बताई थी, जब तारे का हाइड्रोजन या नाभिक का हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है तब उसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और सुपरनोवा जो विस्फोट होगा वो कब होगा, जब इसकी ऊपर की हाइड्रोजन की जो परत है वो ध्वस्त हो जाएगी। और जैसे ही ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो ये किस तरीके का बन जाएगा, रेड जिएंट जैसा बन जाएगा, लाल दानव बन जाएगा, रक्त दानव बन जाएगा। और जैसे ये रक्त दानव बनेगा तो इसको ये किस में कन्वर्ट होगा, दिख रहा है, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। और श्वेत वामन से ब्लैक ड्वार्फ में अर्थात काले वामन में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा तो अंत में क्या है, ये बीच में गैलेक्सी का जो सेंटर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्या है, ब्लैक होल है। और ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जो सूर्य के प्रकाश तक को अपनी ओर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये इसकी जो डस्ट है, इसकी जो गैसें हैं, उनको क्या छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, उनको भी क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। और इस तरीके से सूर्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक निश्चित अवधि होती है सबकी, आज नहीं, आप घबराना मत कि सूर्य भी समाप्त हो जाएगा तो हमें दिखेगा नहीं। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कब होगी ये घटना, 100-200 साल तो नहीं होने वाली, हजारों साल नहीं होने वाली, लाखों साल नहीं होने वाली। हम पता नहीं क्या क्या कर्मकांड करके कितने जन्म ले चुके होंगे, उसके बाद में होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, अभी से इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है। तो जब ये यहाँ समाप्त हो जाएगा बस, यानी कि मैंने यही तो बात की थी आपसे कि जब हाइड्रोजन पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा तो ये भी एक दिन ब्लैक होल में जाके अंत में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। ये तो हो गई इसके क्रोमोस्फीयर की बात। ठीक है। बात कहाँ से उठी थी कि प्रकाश कब तक जाएगा, जब तक कोर में एनर्जी बनती रहेगी। दूसरी बात थी कि कोर में एनर्जी कब तक बनेगी, तो जो कोर में एनर्जी बनेगी वो कब तक बनेगी, जब तक हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा। ठीक है। ये बात होगी हमारी समाप्त। अब अगली जो बात आती है हमारी क्रोमोस्फीयर के बाद में, मैंने लिखा था एक शब्द मैग्नेटिक आर्क, कि मैग्नेटिक आर्क किसे कहते हैं, चुंबकीय चाप किसे कहते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, चुंबकीय चाप के बारे में अभी बता चुका आपको कि जब कोर में हाइड्रोजन हीलियम में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है, तो जब कोर में हीलियम में ज़्यादा परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ये कहाँ आ जाएगी, इसके फोटोस्फीयर पर आएगी। और फोटोस्फीयर पर आएगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, या
सौर ज्वाला कहते हैं। इस सौर ज्वाला में क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी है वो तो बाहर चली जाएगी और इसकी जो गैसें हैं उनको मैग्नेटिक पोल क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जब अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक आर्क या चुंबकीय चाप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक आर्क। अब बात आती है कूलर पैच की या सन स्पॉट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। छठा पॉइंट है हमारा कूलर पैच, कूलर पैच या सन स्पॉट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सौर कलंक या सौर धब्बा। ये क्या है? तो देखो, मैंने भी आपको बताया था कि ये जो कन्वेक्टिव जोन है वो किसका बना है, सेल्स का बना है। ये क्या है, सेल्स है। कहाँ, फोटोस्फीयर के नज़दीक। तो इन सेल्स के अंदर से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और इन सेल्स के अंदर से जब एनर्जी निकलती है तो देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हो गई सेल्स और ये हो गया हमारा फोटोस्फीयर। तो ये सेल्स इस तरीके से हैं। जब सेल्स के बीच में से एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, एनर्जी प्लस गैस। ये चीज़ आप याद रखना कि केवल एनर्जी नहीं निकलती, गैस भी निकलती है। लेकिन ये गैस कहाँ तक रहती है, क्रोमोस्फीयर तक रहती है। उसके बाद में एनर्जी तो आगे चली जाती है अपने सभी संतानों को प्रकाश देने के लिए, क्योंकि सूर्य क्या है, पूरे सौरमंडल का पिता है, मुखिया है। तो बाकी के ग्रह क्या हो गए, इसकी संतानें हो गई। तो संतानों को प्रकाश की पूर्ति करने के लिए तो एनर्जी देता रहेगा उसको। ठीक, तो देखो ये क्या है, यहाँ से जैसे ही क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो ये गैसें हैं, ये गैसें कहाँ आ जाएंगी, क्रोमोस्फीयर में आ जाएंगी। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब एनर्जी निकल गई, गैसें निकल गई, तो धीरे 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 ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो जब ये गैसें ठंडी होंगी और ठंडी होंगी तो ये इसकी अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, और प्रवेश करेंगी तब क्या होगा, यानी कि यहाँ से एनर्जी निकलती रहेगी और बीच वाला जो भाग है ये कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, प्रकाश मंडल का फोटोस्फीयर का जो तापमान था वो कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका हिस्सा है, प्रकाश मंडल की। इनसे तो एनर्जी निकल ही रही है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है ये क्या, खाली रह गया। तो ये इन दोनों के अपेक्षाकृत क्या होगा, ठंडा होगा। तो इन दोनों की सेल्स का जो टेम्परेचर है वो तो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बीच वाले जो पार्ट का टेम्परेचर है वो है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। अब देखो कि अगर मैं यहाँ हाथ लगाऊं फिर यहाँ हाथ लगाऊं तो यहाँ ज़्यादा गर्म लगेगा, यहाँ ठंडा लगेगा। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा गर्म लग रहा है यानी कि इनको सेल्स कह रहे हैं, लेकिन इसके अपेक्षाकृत ये क्या है, ठंडा है, इसी को कहते हैं कूलर पैच। ठीक है, समझ गए। इसी को क्या कह रहे हैं, कूलर पैच कह रहे हैं। किसके आधार पर, छूने के आधार पर। यानी कि जैसे ही हमने क्या किया, इसको छुआ अपने किससे, हाथ से, तो ये क्या कहलाया, कूलर पैच कहलाया। ठीक है, किसके आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। तो जब इसके बीच वाले भाग को, यानी कि दो सेल्स के बीच वाले भाग को टेम्परेचर के आधार पर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के आधार पर हम इसको बोलते हैं कूलर पैच। अब दूसरी बात आती है कि सर आपने सन स्पॉट भी लिखा है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को देखने के अपने अपने कई नज़रिए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने टेम्परेचर के आधार पर देख लिया, टेम्परेचर के नज़रिए के हिसाब से देखा, तब ये तो हो गया कूलर पैच, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा गर्म, कुछ हिस्सा, बीच का हिस्सा ठंडा है। अब बात आती है कि सन स्पॉट क्यों कह रहे हैं। तो देखो, जैसे ही हम पृथ्वी से इसको देखेंगे, तो पृथ्वी से जब हम इसको देखेंगे, किसको, प्रकाश मंडल को, ये वाली जो लाइन है इसको, क्योंकि यही दिखाई देती है, इसके अलावा अंदर तक तो हम जा नहीं सकते।
तो इसके दो सेल्स के बीच में क्या है, कुछ ब्लैक स्पॉट स्पॉट से दिखाई देते हैं, वाइट स्पॉट से दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सौर धब्बा या सन स्पॉट या सौर कलंक। तो कूलर पैच और सन स्पॉट क्या है, एक ही बात है, लेकिन टेम्परेचर के आधार पर तो इसको कहा जाता है कूलर पैच और देखने के आधार पर इसको कहा जाता है सन स्पॉट। तो क्या है सन स्पॉट? दो सेल्स के बीच का खाली स्थान जिसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, वो क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है, सौर धब्बा कहलाता है, सन स्पॉट कहलाता है, कूलर पैच कहलाता है। ये बात आप समझ गए। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सन स्पॉट है इसकी एक साइकिल है, यानी कि एक चक्र है, और ये चक्र कितने टाइम तक चलता है। तो देखिए ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर 40 डिग्री तक, कितने डिग्री? 40 डिग्री नॉर्थ की ओर। ये बात आप याद रखना कि जब 0 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ की ओर, क्या यही दो कोशिकाएं जब यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगी तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में इनको कितना समय लगता है? 0 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, अर्थात इक्वेटर से 40 डिग्री नॉर्थ जाने में इनको लगता है 5.5 वर्ष। पहली बात याद रखना, 5.5 वर्ष। लेकिन जाने जाने में लगा 5.5 वर्ष, अब गई हैं तो यहीं से ये क्या हो जाती हैं? वापस हो जाती हैं। तो जितना समय जाने में लगा उतना ही समय क्या लगेगा? आने में लगेगा। कितने? 5.5 वर्ष। तो टोटल कितने हो गए? 11 वर्ष। अर्थात इन दो सेल को 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में और आने में जो समय लगा वो 11 वर्ष का लगा, और इसी को कहते हैं हम सौर कलंक चक्र, अर्थात सन स्पॉट साइकिल। बात समझ गए यहाँ कि सन स्पॉट साइकिल किसे कहते हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसमें, कोरोना। कोरोना, कुत्ता रोना, एक ही बात है, क्योंकि इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में, और उस कोरोना की वजह से क्या आ गई है? वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई है, बहुत से लोगों के रोजगार चले गए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का हमारा, कोरोना। अब तो ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि आपने भी इसका दंश झेला है, लेकिन भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएंगी जिन्होंने, वो सिर्फ क्या करेंगी? कोरोना का नाम ही सुनेंगी। देखा नहीं है, हम लोगों ने देखा है, आपने देखा है, तो हम इसको कभी भूल ही नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो इस कोरोना को तो आप जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। तो देखो कोरोना, लास्ट पॉइंट, इसको हिंदी में भी कोरोना कहते हैं। तो देखिए कई पुस्तकों में जो इसकी परिभाषा लिखी है कि कोरोना क्या है, वो ये है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। इसकी बस इतनी सी बात लिखी है, इसके अलावा विस्तार से और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब कोरोना के बारे में जान लेना कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। डिटेल में कैसे? देखिए, यहाँ से एनर्जी निकली और गैस निकली, तो जो गैसें थीं वो कहाँ रह जाती हैं? क्रोमोस्फीयर में रह जाती हैं। तो बाद में यही गैसें क्या करती हैं? वापस आती हैं। जैसे कई बार क्या है, मेला देखने हम गए तो शाम को हमने मेला देखा, उसमें बहुत सारी भीड़ जमा है, एकदम विभिन्न प्रकार के लोग हैं। लेकिन जैसे ही सुबह मेला ख़त्म हुआ वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, बस कुत्ते चाटते रहते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझना ध्यान से कि
जब एनर्जी निकली और जब एनर्जी निकलेगी तो यहाँ क्या है, गैसें एकत्रित हो जाएंगी और एनर्जी चली जाएगी। उसके बाद में ये गैसें ठंडी होकर के वापस सूर्य में चली जाएंगी। जब ये गैसें वापस ठंडी होकर के सूर्य में चली जाएंगी तो यहाँ एक हेलो के टाइप की फ्लैट लाइट रह जाती है, हल्की रोशनी रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसके क्रोमोस्फीयर में जो हल्की रोशनी होती है उसी को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। बात समझ गए। और वो हल्की रोशनी हमें कब दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। तो ये था हमारा कोरोना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है इससे संबंधित तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट बॉक्स में जा करके या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है या जो फेसबुक पेज है उस पर जा करके हमें सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।